Bismillahirrahmanirrahim. So our today's video is again about the report writing. मैंने पिछले दिनों भी रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, मगर उसमें मुझे लगा कि कुछ फ्लॉस रह गए हैं, कुछ कंसेप्ट्स जो चाहिए कि स्टूडेंट्स को सही तरह क्लियर हो, वो उस वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाई जाए और कॉन्सेप्ट्स को सही तरह क्लियर किया जाए। और आज मैं रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या है इसका, कौन से पार्ट के कितने मार्क्स हैं, किस तरह फेडरल बोर्ड मार्किंग करता है, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से एक ये गलतफहमी पाई जाती है कि अगर हम जो है सिर्फ फॉर्मेट लिख कर छोड़ देंगे तो हमें नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेडरल बोर्ड की जो पॉलिसी है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मार्क्स फॉर द फॉर्मेट शैल ओनली बी अवॉर्डेड इफ़ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट इज़ रिटन प्रॉपरली इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेवल ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि हमने रिपोर्ट राइटिंग में जो है रिपोर्ट की जो बॉडी होती है, यानी कि रिपोर्ट में अंदर ग्राफ हो गया, फिर कंक्लूजन, फिर सजेशंस, जो मेन बॉडी होती है, असल में रिपोर्ट की जो हेडिंग होती है उसके बाद जो लिखना पड़ता है वो हमने फॉर्मेट लिखने के बाद लाजमी लिखना है। अगर हम सिर्फ फॉर्मेट लिख कर छोड़ देंगे तो उसके हमें नंबर हरगिज़ भी नहीं मिलेंगे। हाँ, एक वो अलग बात है कि आप जो रिपोर्ट लिखते हैं वो उसकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है किस किस्म की, ज़्यादा अच्छा लिखा है या आपने मीडियम लेवल का लिखा है, वो नहीं देखा जाएगा। हाँ, उसमें एक दो नंबर कट सकते हैं, मगर उसकी वजह से आपके ऑल ओवर जो फॉर्मेट का है उसके नंबर आपको मिलेंगे अगर आप वो लिखेंगे तो, चाहे गलत भी लिखें आप। सिर्फ वो क्या कहते हैं, तरतीब सही होनी चाहिए और अंदर आपका थोड़ा सा डेटा होना मस्ट है फॉर्मेट के मार्क्स आपको मिलने के लिए। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग का मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ राइट कॉर्नर हमारे पास डेट मस्ट लिखनी है आप लोगों ने, और डेट के जो है 0.5 मार्क्स हैं, 0.5 मार्क्स। डेट में आपने यही फॉर्मेट जो है यूज़ करना है कि सबसे पहले आप मंथ लिखेंगे। मंथ की जो स्पेलिंग होगी वो आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखनी है, बल्कि अभी जो अक्टूबर का महीना चल रहा है तो हम अक्टूबर पूरा ही लिखेंगे। उसके बाद अक्टूबर के बाद डेट के बाद फिर आएगा कोमा के बाद 2025 यानी जो भी ईयर है वो आप लिखेंगे। एंड देन आते हैं टू की तरफ। टू में ये सारा पोर्शन आता है। टू द ABC मीन्स, ब्रैकेट में मैंने इधर लिखा है कि मेंशन डेजिग्नेशन, यानी हमें पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें बताया जाएगा कि आपने रिपोर्ट किस को लिखनी है, तो हम द ABC, उसके बाद ये जो ABC है ये रेफ़र करेगा रिलेटेड डिपार्टमेंट, यानी कि किस डिपार्टमेंट को आपने लिखनी है। तो पिछली मरतबा पेपर्स में आया था वो म्यूनसिपल कमेटी को लिखना था, तो इधर म्यूनसिपल कमेटी और जिस बंदे को लिखना है उसका वो डेजिग्नेशन आएगा। एंड देन सिटी, तो टू में ये वाले जो हैं सारे आ गए। तो टू के नंबर हैं 0.5 मार्क्स, इसके भी हैं, एक नंबर यहाँ हो गया। एंड देन आता है फ्रॉम में ये वाला सारा एरिया आता है। फ्रॉम में XYZ, यानी कि आप भी एज स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, ये रिपोर्ट आपको बताया जाएगा कि आप किस हैसियत से जो है ना वो रिपोर्ट लिख रहे हैं, और ABC और आपकी डिजिग्नेशन, यानी आप किस हैसियत से रिपोर्ट लिख रहे हैं। ऊपर में आप रिपोर्टर आएगा, XYZ लिखेंगे, लेकिन नीचे आप किस स्टेटस से लिख रहे हैं वो लिखा जाएगा। और देन सिटी फ्रॉम, जिसमें जो बंदा लिख रहा है वो अपने सिटी के बारे में, खैर पेपर में तो ABC लिख कर छोड़ना पड़ेगा, तो सिटी मेंशन नहीं करनी यहाँ पे। एंड देन आता है सब्जेक्ट। अच्छा, टू और फ्रॉम के बीच में 1 लाइन स्पेस होगा। एंड देन फ्रॉम के बाद सब्जेक्ट लिखने के लिए 1 लाइन स्पेस। टू के बाद आपने कॉलन लगाना है, फ्रॉम के बाद कॉलन लगाना है, एंड देन सब्जेक्ट के बाद आपने कॉलन लगाएंगे। और सब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन करना नहीं भूलना, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। एंड देन 1 लाइन स्पेस अगेन और फिर आएगा इंट्रोडक्शन में आपने 2-3 लाइनों में जो रिपोर्ट है, किस बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है। एंड देन रिपोर्ट के बाद आप कॉलन लगाएंगे। आपकी रिपोर्ट फिर आगे आप चाहे तो उसको लंबा भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ तो मस्ट है, आप चाहे तो 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन
रिपोर्ट के अंदर जो मेन चीज़ है वो है ग्राफ। आप ग्राफ लगाएंगे, ग्राफ मेंशन करेंगे और उसमें सही फैक्ट्स एंड फिगर्स आप शो करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि कोई ये बंदा प्रोफेशनल तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसको मार्क्स दिए जाए। रिपोर्ट के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने कुछ नहीं करना, जो आपने ऊपर रिपोर्ट लिखी है उसी को बस जो है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपने यहाँ पे वो कंक्लूड करना है। मतलब ऊपर आपने 3-4 पैराग्राफ लिखे हैं, तो आपने यहाँ नीचे आके 3-4 लाइनों में इसको कंक्लूड करना है कि आपका ओवरऑल जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, थीम क्या है, किस बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो उसके बाद कंक्लूजन के बाद आएगा सजेशंस। और एक बात और याद रखिए कि आपने ये सारी हेडिंग्स लगानी है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग, रिपोर्ट की हेडिंग, कंक्लूजन की हेडिंग एंड देन सजेशन की हेडिंग्स। ये सारी हेडिंग्स इधर आ गई। आपने सजेशंस जो है वो पॉइंट्स में देने हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी सजेशन हो सकती हैं वो आपने पॉइंट्स में लिखने हैं। 3, 4, 5 जितने भी पॉइंट्स आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो सजेशन भी हो गए। उसके बाद लास्ट आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर के बाद आपने इधर कॉलन ही लगाने हैं, कॉमा नहीं लगाना, याद रहे। उसके बाद XYZ। तो ये थी टोटल रिपोर्ट राइटिंग का जो मॉडर्न फॉर्मेट है वो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं इस तरह कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट वगैरह के मार्क्स मैंने नहीं बताया, सॉरी। उसके बाद डेट, टू और फ्रॉम के मार्क्स हो गए। सब्जेक्ट का भी 0.5 मार्क्स हैं। 0.5 मार्क्स सब्जेक्ट के हो गए। उसके बाद इंट्रोडक्शन के 1 मार्क है। उसके बाद बॉडी, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो रिपोर्ट बॉडी के हैं, यानी कि 4 मार्क्स। और 1 मार्क जो है वो क्लोजिंग का है। क्लोजिंग में आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन और सजेशन भी क्लोजिंग में आ सकते हैं, मगर क्लोजिंग चलो बस जो भी है इनको ऐड कर ले या ना कर ले, लेकिन एंडिंग के भी 1 मार्क। तो कितने हो गए? 0.5 डेट के, 0.5 टू के, 0.5 फ्रॉम के, 0.5 सब्जेक्ट के, तो 2 मार्क्स ये हो गए। फिर एक इंट्रोडक्शन का 4, रिपोर्ट के 5 मार्क्स ये हो गए। एंड देन 1 मार्क्स जो है वो कंक्लूजन का आ गया इधर। तो टोटल जो है 8 नंबर की हमारी रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो 8 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं इस तरह। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी।